उस समय जर्मनी में हिटलर का शासन था 1939 में। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया ज़बरदस्ती। पोलैंड बेचारा बहुत कमज़ोर था, मतलब साधारण था, वो लोग अच्छे लोग थे। उस पर आक्रमण कर देने के बाद वहाँ की सेना ने पोलैंड की सेना को हरा दिया। और ये जो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस युद्ध में, जर्मनी और पोलैंड के युद्ध में, जो पोलैंड के जो सैनिक गिरफ्तार हुए थे उन्हें कैंप में भेजा जाने लगा, जिसे युद्धबंदी कैंप भी कहा जाता था। इस युद्ध में जो पोलैंड की सेना गिरफ्तार हुई उसमें से एक था यूजेन नाम का व्यक्ति था। वो एक मिलिट्री डॉक्टर था। पहले वह पोलैंड की सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल भी हुआ करता था और वो एक मिलिट्री डॉक्टर हुआ करता था। उसे भी गिरफ्तार करके उस युद्धबंदी कैंप में डाल दिया गया। तो बंदी कैंप में क्या होता था कि उससे मजदूरी कराया जाता था, जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, कुछ भी खाने पीने दे दिया जाता था, ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता था। मतलब कि तुम्हारे शरीर में जब तक शक्ति है तब तक जर्मनों की सेवा करो और उसके बाद जब ख़त्म होना है, मर जाना है, मर जाओ। तुम्हारा ज़्यादा ख्याल और केयर नहीं किया जाएगा। इस तरह का सिचुएशन था युद्धबंदी कैंप में। और ये जो डॉक्टर यूजेन है, इसने योजना बनाई कि मुझे युद्धबंदी कैंप में नहीं मरना है। और वो एक दिन एक रात में चुपचाप बाउंड्री फांद कर और वहाँ जो गार्ड्स थे उनको चकमा देते हुए किसी तरह वो उस युद्धबंदी कैंप से भाग गया। वो भागने के बाद वो सीधा अपने पैतृक घर गया। उसका घर पोलैंड में चेस्टोचोवा में था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है, पवित्र धार्मिक नगर भी उसे कहते हैं पोलैंड का। तो वहाँ पर जाकर उसने अपने बीवी बच्चे को उठाया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे बारे में किसी को पता चलेगा, जर्मन सैनिकों को, तो वो मेरे घर पे चला जाएगा और मेरे परिवार को पीड़ित करेगा। तो इसलिए उसने अपने पत्नी और बच्चे को साथ लेकर वहाँ से वो निकल गया और दूसरे शहर चला गया। और ये दूसरा शहर था रोजवाडो। उस समय तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं आज के समान, आधार कार्ड की व्यवस्था या कंप्यूटर जो रिकॉग्नाइजेशन का कि किसी का फ़ोटो ले लिए तो पूरे देश में या क्या पूरे विश्व में उसको ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ पर है। आधार नंबर से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। फ़ोन आपके साथ होगा तो आपको के बारे में पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं दुनिया में। तो अभी किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, किसी को भी परेशान किया जा सकता है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आप नाम बदल सकते थे, पहचान बदल सकते थे और ठीक से आप रह सकते थे। तो यही हुआ उस समय भी। वो डॉक्टर यूजेन जो है अपने परिवार को लेकर रोजवाडो शहर चला गया। पोलैंड में ही एक दूसरा शहर था, बहुत सुदूर इलाका। वहाँ जाकर वो अपना नया पहचान बनाकर रखने लगा। एक डॉक्टर की जो है डिग्री वो कहीं जाली सर्टिफिकेट बनवाया। और चूँकि मिलिट्री डॉक्टर यदि वो लिखा था, यदि वो रियल सर्टिफिकेट दिखाता कि वो मिलिट्री डॉक्टर है, तो फिर जर्मन लोग उसे गिरफ्तार कर देते। इसलिए वो बहुत चालाक था और उसने एक नया अपनी पहचान बनाई और सिविल डॉक्टर, मतलब गांव घर में डॉक्टरी करने वाला, ऐसा अपने आप को दिखाया। और वहीं पर रोजवाडो में एक अस्पताल में, जो रेड क्रॉस का अस्पताल था। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में भलाई का काम करती है, मतलब जो भी बीमार हैं उसकी देखभाल करती है, कुछ अपनी मदद से, अपने पैसे से। तो ऐसा ही रेड क्रॉस सोसाइटी होता है। भागलपुर में भी है और भी कई जगहों पर है, देश के अनेक शहरों में है। मतलब पूरी वैश्विक संस्था है, पूरे विश्व भर में उसके ब्रांचेज हैं। तो रेड क्रॉस वाले अस्पताल में वो वहाँ पर काम करने लगे। और पूरे पोलैंड में जर्मन सेना घूम रही थी। हिटलर ने अपने राजनीतिक विद्रोहियों को दबाने के लिए एक गुप्त प्रकार का पुलिस संगठन की स्थापना की थी। पुलिस संगठन जैसे कि सादे वस्त्र में वो रहता था और वो किसी को पता नहीं लगता था कि ये पुलिस है। जो पुलिस के खास अधिकारी होते थे उन्हीं को पता चलता था कि यहाँ पे वो आ गया है। उसका नाम था गेस्टापो। गेस्टापो नामक एक प्राइवेट संगठन था, एक तरह से सरकार समर्थित। वो सादे कपड़ों में घुमा करता था और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको सीधा उठाकर लेके चला जाता था। उसको गोली मार दी जाती थी या उससे स्लेवरी करवाई जाती थी, गुलामी करवाई जाती थी। और यही होता था वहाँ पोलैंड में। एक तो पोलैंड वासी, मूल निवासी रहते थे, और दूसरा कि वहाँ पर यहूदी लोग भी रहा करते थे। हिटलर जानते हैं कि यहूदियों से कितना नफरत करता था।
वो यहूदियों को गैस चंबड़ में डालकर जला दिया करता था या दम घुटने से मरवा देता था या फिर कहीं मिल जाए तो उसे गोली मार देता था। उनका मानना था कि यहूदी लोग जो हैं धरती पर बोझ हैं, मानवता के लिए खतरे हैं, और ऐसा ही उनका मानना था और यही करते थे वो लोग। हिटलर को खुली छूट थी अपने पुलिस को कि कहीं यहूदी मिल जाए तो उसे मार दो। और जो पोलैंड के निवासी थे उनमें से लोगों को उठाकर लेबर कैंप में ले जाया जाता था और मुफ्त में काम करवाया जाता था। यही चलन था उस समय का। नाजियों ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि किस प्रकार से सबको अपने अंडर में लेना है, सबको अपने कंट्रोल में लेना है। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर यूजेन जो थे वो अपने देश के लिए क्या कर सकते थे, क्योंकि वो मिलिट्री में थे और पहचान छिपा के अपना उस मेडिकल का काम कर रहे थे, डॉक्टरी का काम कर रहे थे रोजवाडो नामक शहर में। तो वहाँ से उन्होंने एक तरकीब सोची कि क्या किया जाए। उस समय सिचुएशन यह था कि वो जो गेस्टापो है वो गांव-गांव घूमते थे, पहचान करते थे कौन यहूदी है, उसको मार देते थे और उस कई परिवारों से लोगों को उठाकर लेबर कैंप में भेज देते थे, जहां कुत्तों की तरह काम करना पड़ता था, जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मतलब कि लेबर कैंप में जाने के बाद आदमी मर ही जाता था, कई दिनों के बाद काम करते करते मर जाता था। इस तरह का सिचुएशन था। तब उसी समय उसी हॉस्पिटल में जहाँ वो काम करते थे यूजेन, उसका एक दोस्त मिला। हुआ यूँ था कि यूजेन तो जो जॉब करता था मिलिट्री में, उससे पहले उसने मेडिकल की परीक्षा पास की थी। एक यूनिवर्सिटी था वारसा यूनिवर्सिटी, जो उसी राज्य में था, पोलैंड में ही था। पोलैंड में ही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जो कि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी थी, वारसा यूनिवर्सिटी। वहीं से डॉक्टर यूजेन ने मेडिकल की डिग्री ली थी। वहीं कॉलेज में पढ़ते समय उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था स्तानिस्लाव। ये दोस्त क्या करता था कि लैब में परीक्षण करता था। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर तो अपना दवाई लिखता है, वहाँ लैब में वहाँ परीक्षण होता है, ब्लड टेस्ट, खून जांच, ये वो। तो उस तरह का वो काम करता था, या एक्सरे वाला काम, इस तरह का काम करता था। तो उसने उसी समय एक बैक्टीरिया की खोज की। उस बैक्टीरिया का नाम था प्रोटियस OX19। इस बैक्टीरिया की खासियत थी कि ये एक मरा हुआ बैक्टीरिया था और इसको यदि बॉडी में लगाया जाता था, किसी के बॉडी में इंजेक्शन के रूप में, तो उस व्यक्ति के ब्लड में एक चिन्ह आ जाता था। यदि उस व्यक्ति का ब्लड का टेस्ट किया जाए इस इंजेक्शन को लगाने के बाद, इस बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन को लगाने के बाद, तो पता चलता था कि उससे टाइफस नाम की बीमारी का पता चलता था कि ये टाइफस से पॉजिटिव है। जैसे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव वाली चर्चा थी कि हम लोगों के लाड़वा से या फिर नाक के सैंपल से पता लगा लेते थे ये लोग कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक उसी तरह का सिस्टम उस वहाँ पर था। और स्तानिस्लाव जो थे, उन्होंने ये बात अपने दोस्त यूजीन को बताई और उन लोगों ने एक आइडिया निकाला। उस समय जो ये जर्मन वाले लोग थे, ये लोग किसी से नहीं डरते थे, न तो किसी मिलिट्री से डरते थे, न किसी हथियार से, क्योंकि ये हिटलर की सेना थी, नाजी की सेना। ये लोग पीछे हटना नहीं जानते थे। लेकिन बीमारी से बहुत डरते थे, वायरस से बहुत डरते थे, क्योंकि वायरस एक अकेला वायरस कई सेनाओं को साफ कर चुका था उस समय के दौर में। आप पढ़ते होंगे या जानते होंगे या आपने नानी दादी से सुना होगा कहानी में कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये वायरस का प्रकोप हुआ करता था, महामारी खूब आती थी, कई गांव के गांव उजड़ जाते थे। आप यदि पुरानी फिल्में देखेंगे महामारी से संबंधित उस समय की, तो आप देखेंगे कि बहुत गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे कई वायरस में। तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि हम एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो भी नागरिक आते थे उस शहर के, तो उन्हें टैबलेट बुखार का, हल्का सिर दर्द का कोई भी आता था, तो उसे उस टैबलेट के साथ ये इंजेक्शन भी दे देते थे। बोलते नहीं थे कि तुम्हें ये इंजेक्शन दे रहा हूँ, वो कहते थे ये सिर दर्द के लिए ही है, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए ही है। ये चुपचाप इंजेक्शन उसको लगा देते थे घूम घूम कर कि ये इंजेक्शन लगने के बाद टाइफस वायरस हर किसी में दिखेगा
जब ये दिखेगा तो ये जर्मनी सैनिक वाले लोग, जर्मन सैनिक हमारे यहाँ से भाग जाएंगे। तो यही हुआ भी। इन्होंने बारी बारी से सभी घूम घूम कर पूरे शहर के लोगों को, हर परिवार को प्रोटियस OX19 वायरस बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन से। इससे क्या हुआ, अब वहाँ पे सख्त कानून था इन लोगों का, जर्मन्स का, कि कोई भी मरीज बीमार हो उसका ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है तुम्हें। क्योंकि ब्लड टेस्ट इसलिए करना ज़रूरी है कि कहीं कोई महामारी न फैल जाए। यदि महामारी फैलेगा तो हमारे लोग भी, हमारे सैनिक भी मरेंगे। यदि एक सैनिक में संक्रमण हुआ, छुआछूत वाली बीमारी था टाइफस, तो उस समय पे इस टाइफस में होता क्या था कि सिर दर्द होने लगता था, बदन दर्द होने लगता था, ऐंठन होने लगता था, मिचली आने लगता था, और 5-6 दिन के बाद छाती और पेट पर लाल लाल गोल गोल चकता रिंग होने लगता था। तो इससे कुछ दिन में मर जाते थे लोग। टाइफस बहुत बुरी उस समय चली हुई एक बीमारी थी, छुआछूत वाली बीमारी। तो इन लोगों ने खेल कर दिया। इन लोगों ने ऐसा इंजेक्शन लगाया लोगों के बॉडी में कि जब ब्लड टेस्ट करने पे लगता था कि इसमें टाइफस है, लेकिन वास्तव में वो स्वस्थ रहता था, क्योंकि ये मरे हुए जीवाणु का इंजेक्शन देता था। जिंदा जीवाणु का इंजेक्शन देता तो नहीं होता कुछ, मतलब मर ही जाता जिंदा यदि देता तो। लेकिन वे मरे हुए जीवाणु जो था कि प्रोटियस OX19, इसको देता था। और इसी तरह पूरा का पूरा इलाका उस रिपोर्ट में पाया गया कि टाइफस से ग्रस्त है। क्योंकि जब भी किसी को सर्दी बुखार होता था तो कुछ भी होता था तो ये लोग उसको टाइफस वाला इंजेक्शन लगा देते थे। वो जो मरा हुआ बैक्टीरिया OX19 है वो लगा देते थे, जिससे उसको हानि तो कुछ नहीं होता था लोगों को, लेकिन ब्लड सैंपल में पता चलता था कि इसको टाइफस वायरस है, टाइफस बैक्टीरिया है। अब क्या होता है कि पूरा जब रिपोर्ट जाने लगा नाजियों के पास, जर्मन सैनिकों के पास, तो वो लोग घबरा गए कि अरे ये एरिया जो है, रोजवाडो जो एरिया है, ये शहर है, ये पूरा का पूरा आबादी इन्फेक्टेड हो गया है। बड़े चालाकी से डॉक्टर यूजेन ने उस रिपोर्ट को भेजा। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा भेज दिया, पहले 1 भेजा, फिर 4 भेजा, फिर 8 भेजा, इस तरह से करता गया ताकि लगे कि ये महामारी का रूप है। और ये जिस रेशियो से महामारी बढ़ता है उसी रेशियो से ये रिपोर्ट भी आ रही है। यानी तो एक साथ भेज देता तो समझ जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या है इन लोगों ने। तो इन्होंने भी बहुत चालाकी से धीरे धीरे करके रिपोर्ट भेजना शुरू किया और बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजना शुरू कर दिया। और पता चला कि अब क्या होगा, तो अफरा तफड़ी मच गई, क्योंकि टाइफाइड उस समय ऐसी बीमारी थी कि पूरे की पूरे सेना गायब कर देता था, बीमार हो सकता था यदि, क्योंकि सेना ग्रुप में चलता है, परेड होता है उसका मॉर्निंग में, तो यदि उस सब साथ साथ रहेंगे, साथ साथ दौड़ेंगे तो वो बैक्टीरिया हवा में फैल जाएगा, और हवा में फैल जाने के बाद सारे के सारे सैनिक मारे जाएंगे हिटलर के, नाजियों के। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं, जैसे हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था। कोई गाँव यदि इस तरह से इन्फेक्टेड हो गया है तो उस पूरे गांव को क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो ये पूरे उस रोजवाडो नामक सिटी को क्वारंटाइन कर दिया गया। न वहाँ जर्मन सैनिक जाते थे, न वहाँ से कोई बाहर आता था। तो इससे फ़ायदा 2 हुआ कि वहाँ से जो भी लेबर कैंप में भेजे जा रहे थे आदमी, आम नागरिक, वो बच गए, क्योंकि बैक्टीरिया वाले व्यक्ति को वहाँ से कहीं पे काम करने नहीं भेजा जा सकता था। यदि काम करने भेजा जाता तो जर्मन सैनिक भी मर जाते। इसी का फ़ायदा उठाकर यहूदी लोग भी बच निकले। यहूदी लोग इस प्रकार बच निकले क्योंकि उस एरिया में कोई नाजी सैनिक जाता ही नहीं था, जर्मन सैनिक जाता ही नहीं था, कोई भी हिटलर का सैनिक नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पूरा बैक्टीरिया फैलने की अफवाह फैल चुकी थी। और उसी बीच में जो है कि इन लोगों ने किसी भी सैंपल को, यहूदियों को सैंपल नहीं दिया, वो यहूदियों को वो इंजेक्शन नहीं लगवाया इन डॉक्टर यूजेन ने। कारण ये था कि यदि यहूदी को लगाता तो यहूदी को वो लोग गोली मार देते, क्योंकि यहूदी को वो लोग काम भी नहीं करवाते थे, बस मार देते थे। तो ऐसी सोच थी। तो उस बहाने यहूदी परिवार भी बहुत सारे बच गए उस एरिया के। तो कहा जाता है कि लगभग 8000 परिवारों को उन्होंने बचाया उस जर्मनी और नाजी सैनिकों से, और कई महीनों तक कोई भी वहाँ नहीं आया उस एरिया में, उस गांव में। तो बाद में जब ऐसे खबर तो फैल ही जाती है कि ये झूठा है, कोई मर नहीं रहा है, तो ये बैक्टीरिया फॉल्स है क्या। लेकिन लैब में तो
उनके लैब में भी वही प्रूव होता था जो डॉक्टर यूजेन के लैब में प्रूव होता था, नाजी और जर्मन सैनिकों के लैब में भी वही प्रूव होता था, क्योंकि ब्लड में वही गुण था कि उस मरे हुए बैक्टीरिया को यदि किसी भी आदमी के ब्लड में मिलाया जाता था तो आदमी बीमार तो नहीं होता था, लेकिन ऐसा दिखता था कि वो बीमार है। तो इस वजह से सब लोग कंफ्यूज थे, तो वो लोग बात मानने को मजबूर हो गए थे नाजी लोग कि ये बात सही है। लेकिन बाद में चेक करने भी आए तो ये डॉक्टर यूजेन ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्हें लगा कि 20-30% आबादी ख़त्म हो जानी चाहिए थी तुरंत इस बीमारी से, लेकिन यदि ख़त्म नहीं हुई आबादी तो बात क्या है, माजरा क्या है। तो उन्होंने टीम भेजी थी, टीम जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनकी टीम भेजी थी जो कि जर्मन थे। तो उनको इन्होंने खिला पिला कर साफ सुथरे कमरे में बिठाया, बहुत लग्जरी कमरे में, और जो कम बुद्धि वाले उनके साथ थे उनको अपने साथ ले गए वार्ड में जहाँ पे बीमार लोग रहते हैं, वहाँ जाकर चेक करने। और इन्होंने रास्ते में डरा दिया यूजेन ने कि जर्मन सैनिकों को और जर्मन डॉक्टर्स को कि बहुत ज़्यादा महामारी है यहाँ पर भी, आप सूट पहन लीजिए प्लास्टिक या पूरा क्वारंटाइन हो जाइए, और उसके बाद मास्क वास्क लगा लीजिए क्योंकि हवा में वो बैक्टीरिया फैलता है, यदि आपके सूट में घुस गया वो बैक्टीरिया तो आप मारे जाएंगे। जैसे यहाँ कोरोना के समय ये लोगों ने कितना हल्ला मचाया था कि यदि वो हवा में है कोई छू लेगा तो भी बैक्टीरिया हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे। इस तरह का बहुत सारा ड्रामा चला था कोरोना के समय भी। तो ये सिस्टम आज का नहीं है, उस समय जर्मनी और पोलैंड में भी ऐसा हुआ था, और 1939 में ही समझ लें। और जब हमें इस इतिहास को पढ़ता हूँ और जब कोरोना से कंपैरिजन करता हूँ तो बहुत सारा सिमिलरिटी मिलता है। ठीक इसी प्रकार होता है, और वो लोग इतना डर जाता है वो जर्मन सैनिक, नौसिखिया जर्मन डॉक्टर्स, कि वो बीमार वार्ड में जाता है, देखता है बीमारों को खांसता हुआ, कराहता हुआ, बूढ़े बीमार को। इन लोगों ने पहले से नौटंकी सेट करके रखी थी, डॉक्टर यूजेन ने कुछ बीमारों को वहाँ ला दिया था और उससे ही सैंपल ले लिया, और ये लोग नाक बंद करके भागे वहाँ से। इतनी ख़राब स्थिति को उन्होंने दिखाया यूजेन ने। ऐसा जब किसी को नाटक करना हो तो वो भयंकर ही नाटक करेगा, तो पूरा सेटअप करके रखा था इन लोगों को चकमा देने के लिए डॉक्टर यूजेन ने, नाजी और जर्मन सैनिकों को और जर्मन डॉक्टर्स को चकमा देने के लिए। तो इस घटना के बाद सभी लोग वापस आए और टीम मान गई कि नहीं, ये एक नई प्रकार की बीमारी है जिसमें ऐसा ही होता है। ये घटनाएं 1941 से 1943 तक के बीच की थी, ये नकली महामारी वाली घटना। और इस तरह से रोजवाडो गांव जो शहर था और उसके साथ साथ लगभग 12 गांव क्वारंटीन हो गए थे, और लगभग 8000 लोगों को इस लेबर जो कैंप था उससे बचाया गया, और बहुत चीज़ों से बचाया गया उन्हें। कई यहूदी परिवार बचे। इसी बीच में ये डॉक्टर यूजेन अपने जो जहाँ घर था वहाँ बगीचा का जो बाउंड्री था, वाल था, दीवार था, उसके दीवार से बाहर गांव के लोगों की मदद किया करते थे। यहूदियों को दवाई दे दिया करते थे उस छेद से। जैसे गांव में होता है ना कि बाउंड्री है, बाउंड्री के किसी कोने में दीवार में छेद है, तो वहीं से आकर यहूदी लोग उनसे मिलते थे रात के समय में, और उनको भोजन और दवाइयाँ ये लोग देते थे ताकि वो लोग भी बच सकें, क्योंकि वो सभी पोलैंड वासी ही थे। मान के चलो कि भारत में कोई अलग जाति धर्म का है तो भारतवासी ही, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे ही। तो यही सिचुएशन था उस ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे बात तो खुल ही जाती है। जर्मनी और नाजी सैनिकों को पता चल गया कि ये डॉक्टर यूजेन जो है ये एक पोलैंड का तो है ही, साथ में ये आर्मी ऑफिसर रह चुका है, और तब जाकर इसको मारने की योजना बन गई। और जो हिटलर की जो क्रूर सेना थी, क्रूर पुलिस थी, गेस्टापो, जो कि चुपचाप गुप्त रूप से किसी को भी मार देती थी, उसने ये सोचा कि अब इसको मार देना है। उन लोगों ने पता लगा लिया था कि ये जो पोलैंड का डॉक्टर है ये मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है, और ये कई गतिविधियों में सरकार को ठगा है और जर्मन्स को भी ठगा है। लेकिन वहीं पर उसी अस्पताल में, जिस अस्पताल में डॉक्टर यूजेन काम करते थे, उसी अस्पताल में एक जर्मन ऑफिसर रहता था। उस जर्मन ऑफिसर या सिपाही की जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, कभी वो बीमार पड़ा था तो ये डॉक्टर यूजेन ने ही उसकी मदद की थी और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया था। वो मरते मरते बचा था। इसलिए वो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसने
उस डॉक्टर को बता दिया कि तुम्हारे लिए गेस्टापो आ रहा है जो कि तुम्हें मारना चाहता है परिवार सहित, इसलिए तुम आज रात ही निकल जाओ, कल सुबह तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। और यह सुनते ही वह 1 मिनट नहीं रुका और उसे धन्यवाद कहता हुआ वो निकल गया और रातों रात अपने परिवार को साथ में लेकर वो ठंडे इलाके से बहुत कड़कती हुई ठंड थी और वो बगीचे से गांव और जंगलों को पार करता हुआ वह दूसरे शहर चला गया और वहाँ से हट गया। और इसी बीच जो है कि रूस की सेना आ गई और रूस ने भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और रूस ने जर्मनी वालों को मारकर भगा दिया। अब वहाँ पोलैंड में रूसियों का शासन था और वहाँ पर कम्युनिस्टों की सरकार थी। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? लाल झंडे वाले। वो जो लाल झंडों में जो हाथ, कचिया, हथौड़ा और गेहूं छाप होता है ना, उसी तरह का जो है बेसिकली मार्क्स के सिद्धांतों पर चलने वाले, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग कम्युनिस्ट कहलाते हैं। तो उन लोगों का शासन उस एरिया में हो गया। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो जाने के बाद पोलैंड में वो लोग 1958 तक वहाँ रहे और 1958 में वहाँ से निकलकर अमेरिका चले गए। और उनका जो दोस्त था स्तानिस्लाव, वो वहाँ से निकलकर दक्षिण अफ्रीका चला गया। और इस तरह से जुल्म का अंत हुआ। वहाँ रशियन सैनिक आ गई और अमेरिका में जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में जाकर वो बच्चों के मेडिकल के प्रोफेसर बने और बच्चों की चिकित्सा वो करते थे। और बहुत बाद में जाकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये सारी घटनाएं लिखी और उनकी आत्मकथा थी माय प्राइवेट वार्ड। 1977 में उन्होंने अपनी ये किताब लिखी माय प्राइवेट वार्ड, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था पोलैंड में और वो कैसे कैसे बचे, उन्होंने कैसे अपने देशवासियों और यहूदियों की मदद की। फिर बाद में जाकर सन 2000 ईस्वी में वो फिर से वापस पोलैंड आए और पोलैंड आकर रोजवाडो गए अंतिम बार और वहीं जाकर उन्हें बहुत सारा सम्मान मिला। लोगों ने प्यार दिया कि यही वो हैं जिन्होंने बहुत बुरे समय में रोजवाडो के लोगों की सहायता की थी और उन्हें लेबर कैंप से बचाया था, गुलामी से बचाया था, मरने से बचाया था। और 16 दिसंबर 1993 में अमेरिका में ही ओरेगन नामक जगह पे उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति यदि बुद्धिमान हो तो कई तरह के कष्टों से अपने को बचाता है और अपने फैमिली वालों को बचाता है, अपने गांव वालों को बचाता है, अपने शहर और देश को बचा सकता है। धन्यवाद।